ज्योति की विदाई की रस्में पूरी हो चुकी थीं। आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में नई जिंदगी की उम्मीदों का मिश्रण लिए वो अपने ससुराल पहुंची। गांव के उस पुराने लेकिन भव्य हवेली नुमा घर में कदम रखते ही उसे एक अलग सी दुनिया का एहसास हुआ। दरवाजे पर मांगलिक चिन्ह, फूलों की मालाएं और रिश्तेदारों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। पर इस गर्मजोशी के बीच उसकी जेठानी अन्नू की बनावटी मुस्कान और ठंडी नजरें ज्योति के मन में एक अनजानी सी बेचैनी जगा गईं। अन्नू ने मधुर स्वर में पर तीखे शब्दों के साथ कहा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है ज्योति, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ बहू बनकर रहना है, बेटी बनने की कोशिश मत करना। यहाँ सब कुछ नियमों से चलता है और नियमों का पालन करना ही इस घर की रीत है। ये शब्द ज्योति के कानों में तीर की तरह चुभे। उसका मन उद्विग्न हो उठा। एक सवाल बार बार उसके दिल में कौंध रहा था, क्या बहू बनना कोई गुनाह है? क्या इस घर में बहू को वही अपनापन, वही प्यार और वही सम्मान नहीं मिल सकता जो एक बेटी को मिलता है? घर में उस दिन मेहमानों का मेला लगा था। हर कोई नई बहू को देखने और उसकी तारीफ करने में व्यस्त था। अरे बहू तो बहुत सुंदर है, एकदम संस्कारी लगती है, एक रिश्तेदार ने कहा। हाँ, और देखो कितनी शांत और सौम्य है, दूसरी चाची ने जोड़ा। पर इन तारीफों के बीच ज्योति को महसूस हो रहा था कि उसकी सास सुशीला जी और जेठानी अन्नू की नजरें उसकी हर हरकत पर पैनी निगाह रखी हुई थीं। उसका पल्लू कितना ऊंचा है, मेहमानों से बातें करते वक्त वो कितनी देर तक आंखें मिलाती है, उसकी मुस्कान कितनी गहरी है, जैसे हर छोटी बड़ी बात की जांच पड़ताल हो रही हो। ज्योति ने मन ही मन सोचा, क्या मैं यहाँ हर पल एक इम्तिहान देने वाली हूँ? रात होने पर घर धीरे धीरे शांत हो गया। मेहमान विदा हो चुके थे और हवेली में अब सिर्फ घर वालों की मौजूदगी थी। तभी अन्नू ने ज्योति को रसोई में बुलाया। उसका लहजा अब पहले से भी ज्यादा सख्त था। देखो ज्योति, इस घर में कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा, उसने फरमान सुनाते हुए कहा। रोज सुबह 5 बजे उठना है, सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाना, फिर मंदिर का दिया जलाना, उसके बाद नाश्ता तैयार करना और फिर दोपहर का खाना बनाना। और हाँ, दाल गाढ़ी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पानी जैसी दाल कोई नहीं खाता। और सबसे जरूरी बात, फोन पर टाइम बर्बाद करने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। इतने सारे नियम एक साथ सुनकर ज्योति के मन में हलचल मच गई। उसे गुस्सा तो बहुत आया। मन में एक तीखा जवाब उमड़ा, तुम भी तो इस घर की बहू हो, फिर मुझे ये फरमान क्यों सुना रही हो? लेकिन नई नई शादी हुई थी और ससुराल में पहला दिन था, तो उसने सोचा कि अभी चुप रहना ही बेहतर है। बस इतना कहा, ठीक है जेठानी जी, और मन ही मन अपने गुस्से को दबा लिया। पर उसके दिल में एक कसक थी। अभी ससुराल आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और नियमों की लंबी फहरिस्त थमा दी गई। फिर भी उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद ये सख्ती बस शुरुआती दिनों की है और धीरे धीरे ये घर उसका भी अपना हो जाएगा। अगली सुबह ज्योति अलार्म बजने से पहले ही उठ गई, नहा धोकर तैयार हुई और आंगन में तुलसी के पास जाकर दिया जलाया, जल चढ़ाया और रसोई में काम शुरू किया ही था कि तभी उसकी जेठानी अन्नू आकर बगल में खड़ी हो गई और दाल हिलाते हुए बोली, इतना पानी क्यों डाला है इसमें? रात को तो बताया था कि हमारे यहाँ गाढ़ी दाल बनती है। तभी पीछे से सुशीला जी भी आ गई और दाल को देखकर बोली, कोई बात नहीं, पहली बार है, सीख जाएगी, लेकिन हाँ अगली बार ध्यान रखना। बोलकर सुशीला जी बाहर निकल गई। नाश्ते की थाली सजाते वक्त उसने मायके की आदत के अनुसार पराठे के साथ थोड़ा सा अचार रख दिया। उसने सोचा कि शायद ये छोटी सी बात घर वालों को खुशी देगी, लेकिन जैसे ही जेठानी अन्नू की नजर उस अचार पर पड़ी, उसने तीखे लहजे में थाली से अचार हटाते हुए कहा, सुबह सुबह खट्टा नहीं रखते, ये हमारा नियम है। ज्योति का दिल जैसे सिहर उठा। उसने तिरछी नजरों से अन्नू की ओर देखा। मन में एक तूफान सा उठा, पर होंठ सिल गए। वो चुपचाप थाली सजाने लगी, पर उसका मन बार बार उस एक वाक्य पर अटक रहा था, हमारा नियम। क्या उसका अपना कोई वजूद इस घर में नहीं होगा? खाने की मेज पर ससुर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज्योति तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, खाना तो लाजवाब है। उनकी बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर हल्की सी चमक आई।
मानो थोड़ी देर के लिए उसका मन हल्का हो गया, लेकिन ये खुशी क्षण भर की थी। अन्नू ने तुरंत बीच में टूकते हुए कहा, हाँ पर नमक थोड़ा कम है। उसकी आवाज में ताना साफ झलक रहा था। ज्योति का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। तभी सास सुशीला जी ने देव की ओर देखकर कहा, बेटा अपनी पत्नी को समझाओ कि घर के नियम कायदे जल्दी सीख ले। देव ने जल्दबाजी में बस इतना कहा, हाँ माँ सीख जाएगी, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। और वो पलटकर घर से निकल गया। ज्योति ने चुपचाप किचन में कदम रखा। बर्तनों को धोते हुए उसका मन बार बार उस एक वाक्य से टकरा रहा था जो सास ने शादी के पहले दिन कहा था, बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो। उसकी आंखें नम हो आई, पर उसने उन्हें पूछ लिया। उसने मन ही मन ठान लिया, नियम तो सीखूंगी, पर अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोने दूंगी। सम्मान मांगने से नहीं, अपने अच्छे संस्कारों और मेहनत से कमाया जाता है। शादी का पहला हफ्ता जैसे आंखों के सामने से सरक गया, लेकिन ज्योति के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था। सुबह 5 बजे उठकर तुलसी को जल देना, मंदिर का दिया जलाना, नाश्ते की तैयारी करना, फिर दोपहर का खाना बनाना, ये सब कुछ एक सांस में करना पड़ता था। इस घर में काम सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उसकी पहचान का पैमाना था। दाल कितनी गाढ़ी हो, चावल कितनी देर भिगोया जाए, सब्जी में तेल की मात्रा क्या हो, आटे में पानी कब और कितना डाला जाए, ये सब कुछ सास और जेठानी तय करती थी। अगर गलती से कोई बर्तन भी गलत उठ गया तो ताने और सीख का सिलसिला शुरू हो जाता। ज्योति का मन हर पल एक जंग लड़ रहा था। एक तरफ इस घर की मर्यादाओं को अपनाने की कोशिश, दूसरी तरफ अपने भीतर की उस लड़की को जिंदा रखने की जिद जो कभी मायके में बिना किसी बंधन के हंसती खेलती थी। हर ताना, हर सीख उसके दिल पर एक नया निशान छोड़ रही थी, पर वो चुप थी। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत थी। वो जानती थी कि इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए उसे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी की भी जरूरत थी। हर रात सोने से पहले वो अपने आप से वादा करती, मैं हार नहीं मानूंगी, ये मेरा घर है और मैं इसे अपने प्यार और मेहनत से सजाऊंगी। एक दिन दोपहर में ज्योति ने सोचा कि थोड़ी देर माँ से वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए, माँ को अपना घर भी दिखा दूंगी। वो हंसते हुए माँ को रसोई दिखा ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी अन्नू पास से गुजरी और बिना रुके बोल गई, बहू को रोज रोज मायके से चिपके रहना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सुशीला जी ने भी ताना मारा, देख बहू, ससुराल की जिम्मेदारियां पहले आती हैं, ये मायका वायका पीछे छूट गया, अब अपने ससुराल पर ध्यान दो। ये सुनकर ज्योति का मन खसक गया। उसने कॉल काट दिया और चुपचाप काम में लग गई। उसने ठान लिया था कि वो गुस्सा नहीं करेगी, ताने का जवाब ताने से नहीं देगी, बल्कि अपने काम और व्यवहार से इस घर में अपनी जगह बनाएगी। रात को उसने देव से कहा, देव कल रविवार को मैं माँ से मिलने जा सकती हूँ क्या? तो देव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माँ से पूछ लेना। ज्योति ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी इच्छा भी सास की इजाजत पर टिकी है। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसे कमजोरी नहीं माना, बल्कि समझ लिया कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने आप मिलता है। शादी के बाद ज्योति का पहला बड़ा त्योहार था मकर संक्रांति का। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल गई। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन रसोई में हल्की सी रोशनी जल रही थी। सुशीला जी पहले से ही पूजा की तैयारी में लगी थी। ज्योति ने चुपचाप सिर पर पल्लू रखा और रसोई में जाकर काम में लग गई। आज घर में कई रिश्तेदार आने वाले थे। खाना बनाना, घर सजाना, पूजा की तैयारी करना, ये सब कुछ ज्योति को एक साथ करना था। सास ने उसे पहले ही बता दिया था कि खाने में क्या क्या बनाना है, इसलिए जल्दी जल्दी वो खाने की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अन्नू पास आकर खड़ी हो गई और हर चीज पर नजर रखते हुए बोली, पूरी थोड़ी छोटी बेलो, वरना सबको लगेगा कि नई बहू को बेलना नहीं आता। खीर गाढ़ी रखना, पर ध्यान रहे जली नहीं। पकौड़े का बैटर पतला मत करना, वरना फूलेंगे नहीं। ज्योति बिना कुछ कहे सुन रही थी और सिर्फ हाँ दीदी कहकर आगे बढ़ रही थी। दोपहर तक घर में खुशबू फैल चुकी थी। रिश्तेदार आ चुके थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे। ज्योति ने सबको पानी पिलाया,
प्लेट सजाई और खाना परोसना शुरू कर दिया। तभी पहला निवाला खाते ही अनु ने सबके सामने ही कह दिया, देवरानी का हाथ ठीक है, लेकिन नमक के मामले में अभी भी बच्ची है। कुछ लोग हल्के से हंस पड़े, कुछ ने बात को हल्का लेने की कोशिश की। ज्योति का दिल जैसे एकदम से बैठ गया, चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बिना आवाज ऊंची किए मुस्कुराकर कहा, जिसे कम लगे वो अपने हिसाब से और मिला ले, मैं अगली बार और ध्यान रखूंगी। सुशीला जी ने तटस्थ चेहरा बनाए रखा। जब सब लोग खाना खाकर उठ गए तो ज्योति ने रसोई को एकदम चमका दिया। ससुर जी जब रसोई में आए तो देखकर बोले, बहू मेहनत साफ दिख रही है, ऐसे ही दिल से करती रहो बेटा। ज्योति बस हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कहीं एक कसक रह गई कि मेहनत के बीच एक छोटी सी गलती भी सबके सामने उछाल दी जाती है। फिर उसने सोच लिया कि लड़कर नहीं टिक कर दिखाना है कि बहू भी घर में प्यार और सम्मान की हकदार होती है, बेटी बनकर न सही इंसान बनकर। त्योहार के कुछ दिन बाद ही ज्योति के मायके में उसकी छोटी बहन का जन्मदिन था। शादी के बाद से वो मायके भी नहीं गई थी, लेकिन इस बार उसका मन था कि जाकर बहन को खुद गले लगाकर आशीर्वाद दे। इसलिए सुबह सुबह चाय बनाते समय उसने धीरे से अपनी सास सुशीला जी से कहा, माँ जी इस रविवार को मायके चली जाऊं क्या? शाम तक लौट आऊंगी। तो सुशीला जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अरे बहू अभी तो शादी को 2 महीने हुए हैं और तुम्हें मायके जाने की भी जल्दी हो गई। बेटियों का शादी के बाद ससुराल ही उनका असली घर होता है। अब यहाँ की आदत डालो, बार बार मायके जाने से घर का संतुलन बिगड़ जाता है। रसोई में बर्तन धो रही अन्नू ने भी बात में अपना रंग मिलाया। हाँ माँ जी, और वैसे भी तुम्हारी बहन के जन्मदिन में क्या जरूरत है जाने की, फोन कर दो बस। बहू को मायके में इतना आना जाना शोभा नहीं देता। ज्योति ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन में कसक थी। उसने ना तो बहस की और ना ही मुंह फुलाया, बस अपनी चाय खत्म की और काम में लग गई। रात को देव कमरे में आया तो ज्योति ने कहा, देव मैं रविवार को मायके जाने की सोच रही थी, माँ जी को बताया भी था, लेकिन शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। देव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम चाहो तो मैं बात करूं, लेकिन माँ के अपने कारण होते हैं। वो सोचती है कि अभी शुरू में ज्यादा मायके जाने से लोग बातें बनाएंगे। ज्योति ने धीरे से कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर लेते हैं देव, लेकिन बहन का जन्मदिन तो साल में एक बार ही आता है। देव ने कुछ नहीं कहा, बस तकिए से सिर लगाकर लेट गया। रविवार को ज्योति सुबह से ही घर के सारे काम निपटाने लगी। नाश्ता, कपड़े, मंदिर सब जल्दी जल्दी किया और फिर तैयार होकर पल्लू सिर पर लेते हुए सास के पास आई और धीरे से बोली, माँ जी मैं दोपहर तक लौट आऊंगी, सारा काम भी हो चुका है, प्लीज जाने दीजिए ना। तो सुशीला जी ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। ये सुनकर ज्योति को जैसे राहत मिली। मायके पहुंचते ही बहन ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। माँ की आंखें भर आईं। ज्योति बोली, इतनी जल्दी में आई कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाई। तू आई है, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है, माँ ने कहा। वहाँ कुछ घंटे उसने खुलकर बिताए, हंसी मजाक किया और शाम को वक्त देखकर वापस लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी जिठानी अन्नू ने ताना मारा, वाह बहन का जन्मदिन और बहू ने भी फैशन शो कर लिया। सुशीला जी ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। ज्योति ने बस चुपचाप मुस्कुराकर कहा, हाँ दीदी अच्छा लगा उनसे मिलकर, और लौटते वक्त आपकी पसंद के लड्डू भी ले आई हूँ। इतना सुनते ही अन्नू थोड़ी असहज हो गई और सुशीला जी ने भी लड्डू उठाकर खा लिए। ज्योति ने समझ लिया कि यहाँ प्यार जताने का तरीका बहस नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे काम होंगे जो सबको याद रह जाएं। वो जानती थी कि समय लगेगा, लेकिन एक दिन यही लोग कहेंगे कि हमारी बहू घर भी संभालती है और रिश्ते भी। अगले दिन दोपहर के समय सुशीला जी के मायके से उनके बड़े भाई भाभी अचानक बिना बताए आ गए। सुशीला जी अपने भाई भाभी के आने से खुश तो हुई, लेकिन परेशान भी थीं। खाने में बस दाल और आलू की सब्जी बनी थी और उन्हें मालूम था कि उनके भाई को खाने में थोड़ी वैरायटी पसंद है। अन्नू ने धीमे से सास के पास आकर कहा, माँ जी अब क्या करेंगे, खाना तो बहुत साधारण है और समय भी नहीं है। तो सुशीला जी का चेहरा भी थोड़ी देर के लिए उतर गया, लेकिन तभी ज्योति ने तुरंत कहा,
माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बना देती हूँ। उसने फटाफट रसोई का काम संभाल लिया। गैस पर एक साथ 3 चीजें चढ़ा दी, टमाटर की चटनी, बेसन के गर्मा गर्म पकौड़े और मीठे में सूजी का हलवा। वो काम करते हुए मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में आंगन में आकर मेहमानों से 2-4 बातें भी कर लेती, ताकि उन्हें लगे कि घर में सब सहज है। 1 घंटे के अंदर ही खाने की मेज पर दाल, आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पकौड़े, रायता, चटनी और हलवा सजा दिया गया। सुशीला जी के भाई ने पहला निवाला लेते ही कहा, वाह बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, किसने बनाया है? तो सुशीला जी ने मुस्कुराकर कहा, हमारी छोटी बहू ने, और इतनी जल्दी सब तैयार कर दिया। उस वक्त सुशीला जी के चेहरे पर एक अलग ही गर्व था। हालांकि उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए तो सुशीला जी ने ज्योति से कहा, तुमने आज अच्छा काम किया है, समय पर सब संभाल लिया। उनका स्वर उतना सख्त नहीं था जितना आमतौर पर होता था। ज्योति ने चुपचाप उनकी बात सुनी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि ये पहला छोटा सा काम है जहां सास ने उसकी कोशिश को खुलकर स्वीकार किया है। भले ही बेटी जैसा नहीं, पर एक भरोसेमंद सदस्य की तरह। उस दिन ज्योति के मन में पहली बार थोड़ी हल्की सी खुशी हुई कि शायद धीरे धीरे बहू बनकर रहो का मतलब बदलना शुरू हो सकता है। कुछ दिन बाद सुशीला जी के छोटे देवर के बेटे की शादी थी। पूरे परिवार को गांव से बाहर वाले कस्बे में जाना था, इसलिए सब अपनी तैयारी में लगे थे। सुशीला जी गहनों को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख रही थी और ज्योति एक तरफ सबके लिए नाश्ता बना रही थी। जाने से ठीक पहले अचानक ज्योति की नजर सामने वाले कमरे में पड़ी, जहां गहनों का बैग अलमारी में रखा तो था, लेकिन ताला नहीं लगा था। वो तुरंत कमरे में गई और देखा कि दरवाजा आधा खुला है और बाहर गलियारे में घर की नौकरानी झाड़ू लगा रही है। किसी पर शक करने का इरादा तो नहीं था उसका, लेकिन इतने कीमती गहने खुले में रखना भी जोखिम लग रहा था। उसने बिना देर किए बैग उठाकर सुशीला जी के पास जाकर कहा, माँ जी ये बैग खुला था, ताला नहीं लगा था, तो मैंने सोचा पहले आपको दे दूं। सुशीला जी ने घबराकर बैग खोला तो सारा सामान सही था। ये देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, अरे मैं तो समझी थी कि ताला लगा दिया। तभी ससुर जी भी पास आए और बोले, बहू अगर ये गलती रह जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। शादी में जाते समय चोरी हो जाती तो बड़ी बदनामी होती। शादी में पहुंचने के बाद भी सुशीला जी बार बार उस घटना को याद करती रहीं। शादी के अगले दिन जब सब घर लौटे तो सुशीला जी ने आंगन में बैठकर चाय पीते हुए कहा, बहू शादी में तो सबने तारीफ की, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि तुमने घर के गहने संभाल लिए। बेटी भी शायद इतना ध्यान नहीं दे पाती। ज्योति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी घर का सामान तो सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बेटी हो या बहू। ये सुनकर सुशीला जी ने बस सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर आज पहली बार एक हल्का सा अपनापन साफ दिख रहा था। उस रात ज्योति ने महसूस किया कि धीरे धीरे बिना जोर जबरदस्ती के वो बहू के दायरे में रहते हुए भी एक ऐसी पहचान बना लेगी जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया। अब ज्योति को हर काम में आदेश की जगह भरोसा मिलने लगा था और धीरे धीरे बहू बनकर रहो की कठोर आवाज की जगह उसमें अपनापन भी खुलने लगा। पर अब यही बात उसकी जिठानी अन्नू के कानों में चुभने लगी। पहले उसे लगता था कि माँ जी सिर्फ उसी पर भरोसा करती हैं, लेकिन अब ज्योति को भी बराबरी का दर्जा मिल रहा था। एक दिन मोहल्ले की 2 औरतें घर पर आईं। आंगन में बैठकर चाय पीते हुए उन्होंने सुशीला जी से कहा, आपकी बहू तो बहुत सीधी और मेहनती है, बहुत अच्छा भाग्य है आपका। ये सुनकर अन्नू ने हंसते हुए कहा, हाँ सीधी तो है, लेकिन अभी नई है, देखना आगे क्या क्या सीखना बाकी है। जैसे कि कल दाल में नमक भूल गई थी, मैं न बताती तो दाल बेस्वाद बन जाती। ये सुनकर ज्योति को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, चाची जी गलती हुई थी, लेकिन दीदी ने समय पर याद दिला दिया, वरना सच में गड़बड़ हो जाती। ये बात ज्योति ने इतने सहज और बिना नाराजगी के कही कि उसकी जेठानी अन्नू भी सुनकर हैरान हो गई। तभी बगल में बैठी सावित्री जी ने कहा, अच्छी बात है कि बहू तानों का जवाब तानों से नहीं देती। अन्नू को महसूस हुआ कि उसने ज्योति को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा सबके सामने उसकी तारीफ हो गई।
सुशीला जी भी चुपचाप सुन रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें गर्व हो कि उनकी बहू ने स्थिति को बिना बिगड़े संभाल लिया। शाम को जब सब लोग अपने काम में लगे थे तो सुशीला जी रसोई में आकर ज्योति से बोली, बहू आज तुमने अच्छा काम किया, अपनी जेठानी के ऊपर गुस्सा न करके। ऐसे ही धैर्य से चलोगी तो घर में सबकी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ज्योति ने बस मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। उस रात ज्योति को महसूस हुआ कि जितना कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उतना ही वो धैर्य और समझदारी से अपनी जगह मजबूत बना पाएगी। लेकिन इधर अन्नू के दिल में वो कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे लगता था कि अब सास का भरोसा उसकी जगह ज्योति पर ज्यादा हो रहा है। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी चाल चली। सुबह सुबह वो रसोई में आई और जानबूझकर शक्कर के डिब्बे में नमक डाल दिया। उसका इरादा था कि जब ज्योति चाय बनाएगी तो स्वाद खराब होगा और माँ जी के सामने उसकी किरकिरी होगी। लेकिन ज्योति ने अपनी आदत के अनुसार चाय बनते ही चख ली तो उसमें नमक का स्वाद देखकर हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से बिना सोचे समझे दूसरा पतीला गैस पर चढ़ा दिया और कुछ देर बाद ही सबके लिए चाय लेकर आ गई। लेकिन अन्नू मन ही मन खुश हो रही थी कि आज तो माँ जी इसे छोड़ेंगी नहीं। लेकिन जब चाय पीने के बाद सुशीला जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अन्नू ने तुरंत अपना कप उठाया और चाय पीने लगी। पर चाय में नमक की जगह शक्कर का स्वाद देखकर अन्नू हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने तो उस डब्बे में नमक डाला था, इसने शक्कर कैसे डाल दी? खैर, अब वो कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद सुशीला जी रसोई में आई तो 2 पतीले चाय की देखकर हैरानी से बोली, ये 2 पतीले कैसे हैं बहू? तो ज्योति ने कहा, माँ जी पता नहीं गलती से शक्कर वाले डिब्बे में नमक कैसे डाल दिया। जब चाय चखी तो चाय कड़वी थी, इसलिए मैंने जल्दी से दूसरे पतीले में चाय बनाई। ये देखकर सुशीला जी समझ गईं कि ये सब बड़ी बहू का काम है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाहर आकर बोली, आज के बाद घर की रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से ज्योति के हाथ में रहेगी, क्योंकि इसे पता है कि घर की इज्जत कैसे रखनी है। ये सुनकर तो अन्नू का चेहरा और भी उतर गया, लेकिन ज्योति ने कोई ताना नहीं मारा, बस मुस्कुराकर बोली, माँ जी मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। उस रात ज्योति के मन में साफ था कि चाहे कोई भी चाल चली जाए, अगर वो धैर्य और सावधानी से काम करती रही तो समय ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अगले दिन सुशीला जी ने भी सबके सामने कहा, मुझे अब तक गलत लगता था कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं, पर मैं गलत थी। आज से मेरे लिए तो ज्योति घर की सबसे बड़ी ताकत है। ज्योति चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसे लगा कि जिस वाक्य ने शुरुआत में उसे चुभाया था कि बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो, वो बदलकर कुछ और ही हो रहा है। अब उस वाक्य में दोहरापन नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन जुड़ रहा था। तभी सुशीला जी ने कहा, जानती हो बहू, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने खुद ही कहा था कि बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो। उस वक्त मुझे लगता था कि बहू अगर बेटी बनने लगे तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है, पर अब लगता है कि मैंने गलती की थी। ज्योति ने उनकी तरफ देखा तो सुशीला जी की आंखों में नमी थी। आज अगर कोई पूछे कि मेरी बेटी कौन है तो मैं बिना झिझक तुम्हारा नाम लूंगी। तुमने बिना मांगे अपनापन दिया और बिना शोर किए इस घर की हर मुश्किल में साथ दिया। ये तो एक बेटी भी नहीं कर सकती जो तुमने किया है। ज्योति की आंखों में भी आंसू बह आए। उसने धीरे से उनके हाथ थाम लिए और बोली, माँ जी मुझे बेटी कहो या बहू, फर्क नहीं पड़ता, बस आपका विश्वास और प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। सुशीला जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू मेरे लिए बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी है। तभी आंगन में बैठे राम प्रसाद जी मजाक में बोले, अब मोहल्ले में लोग पूछेंगे कि आपकी कितनी बेटियां हैं। तो सुशीला जी ने हंसते हुए जवाब दिया, एक ही है, लेकिन पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल है। ये सुनकर ज्योति ने महसूस किया कि वो सफर जो बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो से शुरू हुआ था, अब मेरी बहू मेरी बेटी पर खत्म नहीं बल्कि नए रिश्तों के एक मीठे अध्याय पर पहुंच गया है। जब ज्योति ने पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखा था तब उसके स्वागत के साथ साथ कानों में ये शब्द भी पड़े थे, बहू बनकर रहो, बेटी मत बनो। शुरुआत के दिनों में ये वाक्य उसके दिल में चुभन की तरह था।
हर सुबह के काम, हर छोटे नियम, हर तानों के बीच उसे यही लगता था कि बहू होना तो जैसे किसी सीमा में बंद हो जाना है, जहां अपनापन सिर्फ बेटियों के लिए है और जिम्मेदारी बहुओं के लिए। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने धैर्य, मेहनत और समझदारी से उस सीमा को पार करती गई और उसमें सफल भी हो गई। आज सुशीला जी खुलेआम कहती थीं, ये मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी है। ये शब्द सुनकर ज्योति की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में एक गहरी तसल्ली थी कि उसने अपने कर्म और अपनेपन से वो हासिल कर लिया जो शब्दों से कभी नहीं मिलता। उसके लिए ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, घर में बहू को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन मिलना चाहिए। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार से कमाया जाता है। धैर्य, मेहनत, समझदारी और अच्छे व्यवहार से मुश्किल परिस्थितियों में भी सम्मान और अपनापन हासिल किया जा सकता है। ज्योति ने ससुराल में तानों, नियमों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी गुस्सा या बहस का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने काम, धैर्य और सकारात्मक रवैये से न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि सास और परिवार का दिल भी जीत लिया। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।